Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Saida Noreen and I am once again back with another interesting lecture of your course and that is a capacitor. I hope that you have passed a very nice weekend और उसमें आपने सारा कुछ जो हमने लास्ट वीक में पढ़ा था वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा और लर्न भी किया होगा। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है कैपेसिटर। इसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले डेवलप करेंगे कि व्हाट इज़ अ कैपेसिटर। सो कैपेसिटर जो है बेसिकली अ कैपेसिटर जो फर्स्ट लाइन है ये मैंने मार्क की है। यू कैन सी दैट अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर द चार्ज। एक ऐसी डिवाइस जो किसी चार्ज को स्टोर कर सकता है। ठीक है। It consists of two conductors placed near one another separated by vacuum, air or any other insulator known as dielectric। यानी आप इस कैपेसिटर को बगैर किसी मीडियम के भी ले सकते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है इस वक्त सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है। आप कोई दो चार्ज ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स पर ये कंसिस्ट करता है मोस्टली, यानी मोस्टली हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। कैपेसिटर का नाम आपने यूजुअली सुना होगा। ज़्यादातर ये जो कैपेसिटर्स है ये फ़ैन वगैरह में, आपने घरों में जो आपके पंखे वगैरह उसमें हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है। बेसिकली उन कैपेसिटर्स का काम ही ये होता है कि चार्ज को स्टोर कर लिया जाए फॉर अ टाइम बीइंग, ताकि हम उनको बाद में फर्दर जो है वो यूज़ किया जा सके। ठीक है। जैसे अगर आप फ़ैन को देखें तो फ़ैन जब आप स्विच ऑन करते हैं तो वो स्लोली जो है वो ऑन होता है और रोटेट करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी फुल स्पीड को अटेन कर लेता है। और जब लाइट को ऑफ़ करते हैं तो क्या होता है, वो एकदम से फ़ैन स्विच ऑफ नहीं हो जाता, वो एकदम से स्टैटिक कंडीशन में नहीं आ जाता। वो आहिस्ता आहिस्ता पहले जितना चार्ज उसने अपने अंदर स्टोर किया होता है वो पहले सारा डिस्चार्ज होता है और फिर वो जाके जब वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है तो वो फ़ैन फिर स्टॉप हो जाता है। ठीक है। तो ये कैपेसिटर का काम ही ये है कि आप किसी भी चीज़ को अचानक से आप उसको ऑन या ऑफ़ नहीं कर सकते। आप उसके अंदर चार्जिंग की जो एक चार्ज है वो एक स्टोर हो, ताकि आप वक्त मतलब एकदम से वो ऑन या ऑफ़ ना हो। वो पहले ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिसिटी जब उसको मिल रही हो वो सारी चार्जिंग का प्रोसेस करता है एंड चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इज अकर ड्यू टू द थ्रू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। और जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है वो थ्रू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर होता है। ठीक है। हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसको कैसे मिलता है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज अटैच्ड विद द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। ये डबल सेल बैटरी उन्होंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है। डबल सेल बैटरी जो है वो ऑलमोस्ट 3 वोल्ट की होती है, बड़ा सेल जो होता है। ठीक है। क्योंकि जो सिंगल सेल है, स्मॉल सेल होता है, वो 1.5 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पे उन्होंने डबल सेल बैटरी जो है वो यूज़ की है। और ये पॉजिटिव ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जो है उसको अटैच किया हुआ है पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ। ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ दिस प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विद द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, द चार्ज ऑन दिस प्लेट विल बी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। चूंकि आपने इस प्लेट को पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ लगाया है इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एंड द सेकेंड प्लेट विच इज़ अटैच टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी, यानी जिसको आपने बैटरी नेगेटिव के साथ अटैच किया है, इट गेट्स नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ द कैपेसिटर जो है इट इज़ ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द कैपेसिटर विद द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी और विद द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। जो नेगेटिव प्लेट है उस पर चार्ज इस वजह से क्योंकि आपने उसे नेगेटिव ऑफ द बैटरी से अटैच किया। दिस इज द स्विच एस। व्हेन यू क्लोज द स्विच, जब आप स्विच क्लोज करते हैं देन द सर्किट विल बी ऑन। और आपको पता है कि करंट हमेशा कैसे फ्लो करती है, कन्वेंशनल करंट की हम बात करें कि जो हम कन्वेंशनल करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से नेगेटिव ऑफ द बैटरी की तरफ फ्लो करती है। ठीक है। तो ये जो है ये आपका पूरा सर्किट है, ये आपकी सर्किट डायग्राम है जो आपको शो कर रही है कि हाउ द कैपेसिटर वर्क्स। ठीक। तो कैपेसिटर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वो डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। और ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि द चार्ज ऑन द कैपेसिटर शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। ये वी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना कि कितना चार्ज स्टोर हो सकता है कैपेसिटर में, कैपेसिटर में उतना ही चार्ज स्टोर हो सकता है जितनी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल या बैटरी जो आप यूज़ करें वो होगी। ठीक है। सो द चार्ज स्टोरेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी और अ सेल यू हैव यूज्ड। सो द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ से आपके पास आ जाता है कि चार्ज इज इक्वल टू सी वी, वेयर सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर।
ठीक है। तो सी आपकी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया। आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी को खोलते हैं तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट जो है उसको हम जो है वो कैपेसिटेंस का नाम दे रहे हैं। द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सी इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, उसको हम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कह रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ से आप सी की वैल्यू को जो है वो एवेल्यूएट कर सकते हैं कि सी इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी वी, तो सी शुड बी इक्वल टू, ये जो V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो सी शुड बी इक्वल टू Q ओवर V। ठीक है जी। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आपका कैपेसिटर, एक तो पहली बात हमने कर दी कि कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। सेकंड थिंग इज़ जो मेन पॉइंट्स हैं, सेकंड थिंग इज़ कि उस पर उतना ही चार्ज स्टोर होगा जितनी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी या सेल होगा। थर्ड चीज़ कि जो हमने पढ़ी है कि इसमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ रहा है विच इज़ सी, एंड दिस सी इज़ नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, गुंजाइश, एक कैपेसिटर में कितनी गुंजाइश मौजूद है। ठीक है जी। कि गुंजाइश का मतलब है जैसे एक बर्तन है ना, जितना छोटा बर्तन होगा उसकी गुंजाइश यानी कैपेसिटेंस जो है वो कम है, और उसमें कम चीज़ आप डाल सकते हैं। अगर आप बड़ा बर्तन लेते हैं, एक ग्लास और एक जग है, तो ऑब्वियसली ग्लास में जो कैपेसिटेंस है पानी फिल करने की वो कम है एज़ कम्पेयर टू द जग, जग में कैपेसिटेंस ज़्यादा है। तो कैपेसिटेंस का मतलब है गुंजाइश। ठीक है। तो एक कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है ये वो गुंजाइश है किसी भी कैपेसिटर की कि उसमें कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ से C इज इक्वल टू, अगर आप C को इधर रखें तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये उधर जाके जब डिवाइड होगा तो C इज इक्वल टू Q ओवर V। सो द कैपेसिटर शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। जो भी बैटरी या सेल जिसके जो पोटेंशियल डिफरेंस आप यूज़ करें, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो कैपेसिटेंस होती है। तो यहाँ से आप उसकी यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर? यस, द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को तो हम वैसे, इसकी एसआई यूनिट जो है वो फेरेड है, आफ्टर द फेमस इंग्लिश साइंटिस्ट फेरेडे। फेमस जो है इंग्लिश साइंटिस्ट फेरेडे के नाम से इसकी यूनिट है फेरेड। ठीक है जी। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज अ फेरेड, ये इसकी ऐसा यूनिट है, बट 1 फेरेड शुड बी इक्वल टू द, चूँकि ये रेशो के बराबर है चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस, सो 1 फेरेड शुड बी इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। अब आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? 1 फेरेड इक्वल है 1 कूलम पर 1 वोल्ट। इसको ये इसकी डेफिनेशन है। आपने हाउ वी कैन डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, हम किस तरीके से कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को डिफाइन कर सकते हैं? द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 1 फेरेड इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन to one of the plates of the parallel plate capacitor produces a potential difference of 1 volt। वन ऑफ द प्लेट्स का मतलब है, मैंने आपको बताया कि हमेशा जो चार्जिंग होती है कैपेसिटर की वो थ्रू पॉजिटिव प्लेट होती है। ठीक है। तो जितना चार्ज स्टोर हो रहा है वो दोनों प्लेट्स पे इकट्ठे चार्जिंग नहीं स्टार्ट हो जाती, पॉजिटिव ऑफ द प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर होता है। तो वो एक प्लेट है ना आपकी, दोनों प्लेट्स नहीं है। तो कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर जो है वो 1 फेरेड होगा इफ द चार्ज स्टोर्ड ऑन द वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज ऑफ 1 कूलम थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम का चार्ज 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरने के बाद स्टोर होता है विद इन द कैपेसिटर, तो उसको हम उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 1 फेरेड की कहते हैं। ठीक है। कि ये कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दैट शुड बी 1 फेरेड, वो कब होगी? इफ 1 कूलम चार्ज स्टोर्ड on one side of the, यानी on single plate of the capacitor which is a positive plate through the potential difference of 1 volt। अगर 1 कूलम का चार्ज 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से स्टोर होता है उसको हम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑफ 1 फेरेड कहते हैं। ठीक है। तो आई होप ये चीज़, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये आपने उसकी 1 फेरेड को डिफाइन कर दिया जो कि कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। उसके बाद आ जाए, ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अच्छा, ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन में वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो आपका 1 माइक्रो, ज़्यादातर 1 ऑफ द फेरेड इज़ एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द कैपेसिटेंस, ये बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है कैपेसिटेंस की। ज़्यादातर हम इसको 1 फेरेड को यूज़ नहीं करते। फॉर द प्रैक्टिकल पर्पजेज इट्स सब मल्टीपल यूनिट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, लाइक माइक्रो फेरेड और 1 पिको फेरेड। ठीक है। 1 माइक्रो फेरेड जो है आपको पता है ये प्रीफिक्सेस है ना, माइक्रो और पिको। तो 1 माइक्रो फेरेड मीन्स 10⁻⁻⁻⁶ फेरेड, और 1 पिको फेरेड का मतलब होता है
10⁻⁻12 इंटू फेरेड। ठीक है जी। तो ज़्यादातर प्रैक्टिकल पर्पज़ में ये वाली माइक्रो फेरेड और पिको फेरेड यूज़ होती है। फेरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। आगे आ जाती कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट ये अब वो आप समझ लें वो सारे डेफिनेशन थी कि व्हाट इज़ अ कैपेसिटर, व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने अभी तक पढ़ी हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, और एसआई यूनिट जो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस वो क्या होती है। अब ये स्पेशल इसका जो क्वेश्चन है जब ये बोर्ड में आता है तो बोर्ड में डिफाइन कैपेसिटर तो एक स्मॉल एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन जाता है ना। जब अगर ये लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में आता है कि डिफाइन कैपेसिटर एंड एक्सप्लेन इट फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ अ कैपेसिटर एंड एक्सप्लेन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये इस तरह से, यानी ये दो क्वेश्चंस मिला के ही आते हैं, ये एक सिंगल क्वेश्चन है कि पहले आपने कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद जब आप कैपेसिटर को डिफाइन कर लेते हैं, जो मैंने स्पेशली ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क कराए हैं सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब डेफिनेशन मांगेंगे तो सिर्फ आपने उसकी डेफिनेशन और उसकी एक्सप्रेशन नोट करानी है। तो उसके बाद डिफाइन अ कैपेसिटर एंड गिव द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस तरह से ये क्वेश्चन आता है मोस्टली। अब आ जाए इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो तो डेफिनेशन थी, अब आप इसको आगे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और साथ डिराइव कर रहे हैं। फॉर द एक्सप्लेनेशन कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लें, उसमें दो प्लेट्स हैं। ये सारी एक्सप्लेनेशन आगे हम इस डायग्राम को देख के कर सकते हैं। ये देखें, दिस इज़ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देयर इज़ नथिंग बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप देख सकते हैं अभी इधर कोई मीडियम नहीं है इन दो प्लेट्स के बीच में। ठीक है, ये एयर है या वैक्यूम है, देयर इज़ नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इस वक्त जो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड्स एट द नेगेटिव प्लेट। तो ये सारी सिचुएशन है। अब आपने पहले इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा जी, अब शुरू में हमने कहा कि एयर और वैक्यूम है उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को आप कैसे लिखेंगे, सी वैक्यूम, ये पीछे आपने एक्सप्रेशन अभी निकाला है ना, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी डेफिनेशन के साथ। जब आपने एक्सप्रेशन निकाला है कि व्हाट इज़ अ कैपेसिटर, तो ये वही एक्सप्रेशन है, ये वाला सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। ये एक्सप्रेशन अब आप यूज़ करेंगे कि सी वैक्यूम, वैक्यूम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं लिया, तो या तो एयर है या फिर वैक्यूम है। सो व्हेन देयर इज नो मीडियम, विदाउट एनी मीडियम, कैपेसिटेंस किस तरह से होती है, सी वैक्यूम इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। वी उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि हमने पीछे देखा है, और क्यू उनके ऊपर जो चार्ज आपने स्टोर किया है वो है। सो the magnitude E of the electric intensity is related with the distance d। अच्छा, अब यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन यूज़ करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आपने कहा है कि जो जब दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती हैं, ये अगर आपको याद हो गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन थी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, और आपको मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ होती हैं, तो वो भी हम एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूले से आपने ई को कैलकुलेट किया था। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला में आपने पढ़ा था कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन कैलकुलेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज नेगेटिव साइन का जो उसका ताल्लुक है वो डायरेक्शन के साथ होता है, एंड हेयर इन कैलकुलेशंस वी आर नॉट कंसीडरिंग देयर डायरेक्शंस, हम उनकी डायरेक्शंस को कंसीडर नहीं कर रहे। सो ई शुड बी इक्वल टू वी ओवर डी, वी आर यूजिंग ओनली द स्केलर फॉर्म्स। सो आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ई दैट शुड बी इक्वल टू वी ओवर डी। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूले से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी। एस यहाँ पर चूंकि प्लेट्स की बात हो रही है तो गाउस लॉ में भी आपने देखा जब पैरेलल प्लेट्स की बात होती है या किसी शीट की बात होती है, सो देयर शुड बी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है दैट शुड बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है गाउस लॉ की एप्लीकेशन में, जो उसकी थर्ड एप्लीकेशन थी। सेकंड एप्लीकेशन में भी ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा था और उसकी थर्ड एप्लीकेशन में भी पढ़ा था। वहाँ से जब आपने थर्ड एप्लीकेशन में, क्योंकि वो आप रिलेट कर सकते हैं ना, वहाँ पे हमारी थर्ड एप्लीकेशन यही थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने वहाँ पे कैलकुलेट की थी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स।
ठीक है, वो आप देख सकते हैं गाउस लॉ की आखिरी जो थर्ड एप्लीकेशन थी, और वहाँ से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाला था कि E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। मैं बार बार कह रही हूँ, हम सिर्फ स्केलर फॉर्म ले रहे हैं, यहाँ कोई वेक्टर साइन आप नहीं डाल रहे, कहीं पे भी कोई डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे। सो E शुड बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये दो E के फार्मूले आ गए, एक फार्मूला तो कह रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है, और एक दूसरा फार्मूला जो गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन से आपको मिला है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, वो है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ दीज फार्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंपैरिजन का तरीका ये होता है कि इफ़ their left hand sides are same, it means that their right hand sides should also be equal। अगर उनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होती हैं। तो ये कंपैरिजन का तरीका होता है मैथ्स में। तो आप कंपेयर कर लें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूलाज को, यानी V ओवर D इज इक्वल टू, अच्छा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है, इसमें आप सिग्मा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना सिग्मा, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा हेयर विद वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी Q ओवर A। तो आप इसकी जगह Q डिवाइडेड बाय A डालें, सो दिस इज Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, सो वी हैव कंपेयर्ड बोथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स which we have obtained from the potential gradient formula, and second electric field का जो formula है, this is for the two oppositely charged plates which is the third application of Gauss's law। तो इन दोनों को हमने कंपेयर किया और इसमें सिग्मा की वैल्यू डाली है, where सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसकी वैल्यू है Q ओवर A। सो हमने इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आप फाइनली इसको ऑब्टेन कर सकते हैं वैल्यू को। ये देखें, आपने अभी बताया है कि ये सी वैक्यूम का क्या फार्मूला है, ऊपर देखा है ना आपने, व्हाट इज सी वैक्यूम? सी वैक्यूम इज क्यू ओवर वी। ठीक है जी। अब अगर सी वैक्यूम क्यू ओवर वी के बराबर है, ये क्यू है आपके पास, और इस वी को आप इसके नीचे ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक यूज़ करें, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो चीज़ नीचे डिवाइड हो रही है, ये इक्वल की सेकंड साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। सो वी कैन राइट सी वैक्यूम इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, और वो क्यू ओवर वी किसके बराबर आ जाएगा? क्यू ओवर वी शुड बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है जी। तो Q ओवर V किसके इक्वल आ गई है? ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। एंड व्हाट इज A? एरिया, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। आप जो भी प्लेट्स कंसिडर कर रहे हैं उनका जो एरिया है वो A है। D इज द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, D वो स्मॉल डिस्टेंस है जो उन दो प्लेट्स के दरमियान में है। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो आप कूलम्स लॉ से पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी वैल्यू 8.1 इंटू 10⁻⁻12 होती है। तो ये जो है एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह रहे हैं, ये यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है। अब अभी तक आपने मीडियम प्लेस नहीं किया, ठीक है। अब अगर आप मीडियम रखते हैं बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, इफ़ देयर इज़ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, अब मीडियम का इफेक्ट क्या होगा? ये वही इफेक्ट ऑफ मीडियम है जैसा आपने कूलम्स लॉ में भी पढ़ा था। ठीक है, कूलम्स लॉ में तो आपने देखा था ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो रही थी इफ़ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब ये देखना है कि वहाँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो रही थी मीडियम प्लेस करने से, यहाँ कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक तो इसका जो स्मॉल एक आसान तरीका है वो देखने का ये कि जहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है, आपको पता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से क्या आता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है, और वो क्या होती थी जी? वो ये होती थी एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर जो है उसे कहते थे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। इस एप्सिलॉन आर के बारे में भी कूलम्स लॉ में हमने डिटेल में पढ़ा है। और देयर आर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स हैं, और हर डाइलेक्ट्रिक की एक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक ये जो वैल्यू होती है रिलेटिव परमिटिविटी, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हर जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी अपनी एक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू होती है। तो उसे हम इसीलिए दैट्स वाई इस एप्सिलॉन आर को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं और साथ हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ऑफ दैट मीडियम। अब हम अगर उसको प्लेस करेंगे जहाँ, या अगर आपको याद हो तो कूलम्स लॉ में एप्सिलॉन नॉट जो है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में आ रहा था। तो जहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है हम वहीं पर उसके साथ मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन आर लगा देते हैं। यहाँ आपका एप्सिलॉन नॉट कहाँ है? न्यूमिनेटर में आ रहा है। वहाँ एप्सिलॉन नॉट कहाँ आता होता था? कूलम्स लॉ में डिनोमिनेटर में आता था।
मैंने आपको कहा कि जहाँ एप्सिलॉन नॉट आता है हम उसी के साथ मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन आर भी लगा देते हैं। अब यहाँ चूंकि एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में आ रहा है तो इस एप्सिलॉन नॉट के साथ जब आप मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन आर लगाएंगे, यानी रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की वजह से, तो जो चीज़ न्यूमरेटर में आ जाती है इट विल इंक्रीज द वैल्यू, वो हमेशा वैल्यू को इंक्रीज करती है। वहाँ चूंकि एप्सिलॉन आर डिनोमिनेटर में आ रहा था, तो जब कोई चीज़ डिनोमिनेटर में आती है तो इट विल डिक्रीज द वैल्यू, वो उसकी वैल्यू को डिक्रीज करती है। आई आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैंने आपको ये कहा है कि एप्सिलॉन आर आपने कहाँ लगाना है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट होगा। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर चूंकि ए के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है न्यूमरेटर में, तो एप्सिलॉन आर जब आप इसके साथ लगाएंगे सो इट विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को इंक्रीज कर देगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही है। और अगर यही वैल्यू डिनोमिनेटर में हो जैसे कि कूलम्स लॉ में थी, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम्स लॉ में डिक्रीज कर रही थी। ठीक है जी। तो यहाँ से आप इफ एन इंसुलेटिंग मीडियम कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक ऑफ अ relative permittivity epsilon r is introduced between the plates, the capacitance of the capacitor is enhanced by the factor epsilon r। अब आपने ये देखें, इन दोनों, ये इस फिगर को अगर आप गौर से देखें तो इस फिगर में एक चीज़ उन्होंने आपको दिखाई है कि देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, और आप देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, वो ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा रीड हो रही है स्केल के ऊपर। और जैसे ही यू प्लेस सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स तो क्या हो रहा है, वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। पहले वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा थी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़्यादा थी, और बाद में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हो गई। ये क्या वजह है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपने अभी पढ़ा कि C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। अब V अगर इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि C का V के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। कैपेसिटेंस का चार्ज के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे हम चार्ज को अगर कांस्टेंट कर लें, यानी चार्ज चेंज ना करें, तो आप देखें कैसा रिलेशन है C और V का। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन C एंड V। इसका मतलब है कि जब पहले विदाउट एनी मीडियम जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रही थी तो उस वक्त कैपेसिटेंस क्या हो रही थी, यस इट डिक्रीजेज, उस वक्त वो डिक्रीज हो रही थी। और अब जब आपने मीडियम रख दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो अब क्या होगा, अब ऑब्वियसली अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस में डिक्रीज है तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इट शुड इंक्रीज। इसमें इंक्रीज आना चाहिए बिकॉज कैपेसिटेंस जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। ठीक है जी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस में डिक्रीज आएगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस में इंक्रीज आएगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी। तो ये आपने इनवर्स रिलेशन जो है वो देखा है। तो ये यहाँ से आपको पता चलता है कि आप विदाउट एनी मीडियम जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रही है तो उस वक्त आपकी कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रही थी, और अब जब आपने मीडियम रख दिया है बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस तो डिक्रीज कर रही है लेकिन कैपेसिटेंस शुड इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। और एक वजह मैंने आपकी ये भी बता दी, ये देखें एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई में क्या टर्म आ रही है अब, एप्सिलॉन आर। Where what is epsilon r? Where epsilon r is the relative permittivity of that medium। यानी जब आप इफेक्ट ऑफ मीडियम पढ़ेंगे तो एप्सिलॉन आर की टर्म ज़रूर आएगी रिलेटिव परमिटिविटी की, और वो वहीं आती है मल्टीप्लाई में जहाँ एप्सिलॉन नॉट एग्जिस्ट करता है। अब ये उसके साथ एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, इसका मतलब है कि आपकी कैपेसिटेंस जो है वो विद मीडियम C मीडियम शुड इंक्रीज। ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स तो मीडियम की वजह से, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से डिक्रीज करती थी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर शुड इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज करती थी लेकिन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो इंक्रीज कर रही है ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं बिटवीन द प्लेट्स। अब इसको यहाँ से आप जो आपका एप्सिलॉन आर आया है जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह रहे हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, पिछला जो रिलेशन आपने पढ़ा है इस रिलेशन में आप बताएं कि कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर, किन किन चीज़ों से इफेक्ट हो रही है। यू कैन सी फ्रॉम दिस रिलेशन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो एरिया ऑफ द प्लेट्स। अगर आप एरिया बड़ा रखेंगे तो भी कैपेसिटेंस, क्योंकि न्यूमरेटर में जितनी टर्म्स हैं उनको अगर आप बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी, और जो डिनोमिनेटर की टर्म है जब आप उसको बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होती है, क्योंकि ऊपर वाली टर्म्स के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नीचे वाली टर्म्स के साथ जो है वो
क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो इंक्रीज करेगी इफ़ वी इंक्रीज द एरिया, या इफ़ एप्सिलॉन नॉट है वो तो वैसे ही कांस्टेंट वैल्यू है ना, जो आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आर। हाँ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आप चेंज कर सकते हैं, आप प्लास्टिक रख लें, आप पेपर रख लें, आप मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसको आप ग्लास रख लें। तो जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप रखेंगे जिसकी आपको लगता है रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा है, तो उससे भी कैपेसिटेंस को आप इंक्रीज़ करा सकते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर की वजह से भी इंक्रीज़ कर सकती है, एरिया ऑफ द प्लेट्स की वजह से भी, बड़ी एरिया रखें अगर आप प्लेट्स का तो भी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ करेगी। लेकिन इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। वट इज़ डी? डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसका मतलब है कि आप डिस्टेंस को जितना कम करेंगे उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी, जबकि डिस्टेंस को आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे बिटवीन द प्लेट्स उतनी ही कम कैपेसिटेंस होगी। बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस के कम करने से कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी और डिस्टेंस के ज़्यादा करने से कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी। ठीक है जी, तो ये रिलेशन आपको ये शो कर रही है, डिपेंडेंस ऑफ द कैपेसिटर अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, सेपरेशन डिस्टेंस को कह रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड द मीडियम, और मीडियम से भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, आपने देखा है। यहाँ से आप उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एप्सिलॉन आर है उसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखें, एप्सिलॉन आर किसके इक्वल हो गया जी, ये देखिए, यहाँ से आप कह सकते हैं कि एप्सिलॉन, ये क्या चीज़ थी, व्हाट इज़ ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये चीज़ क्या थी? दिस इज सी वैक्यूम, आपने ऊपर कैलकुलेट किया है ना, ये देखें सी वैक्यूम कहाँ है, ये है सी वैक्यूम की वैल्यू आपने, ये क्वेश्चन नंबर 12.50, दिस इज सी वैक्यूम। सी वैक्यूम किसके बराबर था? ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब अगर इसकी जगह ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी की जगह आप क्या लगा सकते हैं? सी वैक्यूम। तो ये देखें, अगर आप इस इक्वेशन में 12.51 में ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी की जगह सी वैक्यूम यूज़ कर लें, तो यहाँ से आप एप्सिलॉन आर को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सी वैक्यूम फिर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सी मीडियम के नीचे। सो सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम जो है वो एप्सिलॉन आर के इक्वल होगा। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे दिखाई है आपको कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। ये उसी रिलेशन से आई है, इस रिलेशन से, प्रीवियस रिलेशन से, 12.51 से, जो आपने यहाँ पे 12.51 में अगर आप इसकी वैल्यू डाल दें सी वैक्यूम, तो यहाँ से आप एप्सिलॉन आर को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। और यहाँ अब आप इसको डिफाइन कर लें, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस। इंसुलेटिंग सब्सटेंस बेसिकली कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, एज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू इट्स कैपेसिटेंस विद वैक्यूम और एयर एज अ मीडियम बिटवीन दैम। यानी आप इसकी इसलिए कोई यूनिट नहीं है ना, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हो तो वो कैंसिल हो जाती है ना यूनिट्स, तो फिर वो आपके पास यूनिटलेस एप्सिलॉन आर जो है वो आती है। तो वो ये कह रहे हैं आपको कि एप्सिलॉन आर जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विदाउट एनी मीडियम। जब कोई मीडियम नहीं है, तो इन दोनों की जब आप रेशो लेते हैं, इन दोनों को जब आप डिवाइड करते हैं, तो वो आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाती है। ये इसका एक्सप्रेशन है और ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपने अपने एप्सिलॉन आर को, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद मीडियम, विद एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विदाउट एनी मीडियम, और जिसको आप वैक्यूम या एयर कहते हैं। तो ये आपने इसको डिफाइन कर लिया। आई होप ये जितने पॉइंट्स हमने आज लर्न किए हैं, स्टडी किए हैं, आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपने इसकी डेवलप कर ली होगी। और ये जितने टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करें, लर्न करें। और ये इन्होंने साइड पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आपको डिफरेंट कैपेसिटर्स भी दिखाए हैं वेरियस अप्लाइंसेस में, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें ये कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। हम डेली लाइफ में कैपेसिटर्स का बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें चार्ज की स्टोरेज में हेल्प करता है। तो आप इस पॉइंट्स को इसी तरीके से पढ़ें, अंडरस्टैंड करें। कोई मसला हो, परेशानी हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। एंड अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, आई होप आप ये सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके रखें किसी भी टेस्ट के लिए जो मैं आपको इंशाल्लाह दूंगी। MCQs फॉर्म में भी दे सकती हूँ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे सकती हूँ। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, एंड until the next lecture, till then take care, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।